हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाला हूं कि ब्लैकआउट के समय टरबाइन साइड से क्या क्या एक्शन लिए जाते हैं। इसके लिए सबसे पहले ब्लैकआउट के बारे में जानना जरूरी है। नॉर्मली थर्मल पावर प्लांट में जनरेटर के द्वारा पावर को जनरेट किया जाता है और जनरेटर ट्रांसफार्मर के थ्रू वोल्टेज को स्टेप अप करके ट्रांसमिशन लाइन के द्वारा पावर को ग्रिड में सप्लाई किया जाता है। जब जनरेटर और ट्रांसमिशन लाइन जो कि पावर प्लांट से कनेक्टेड है एक साथ ट्रिप हो जाता है तो टोटल एसी पावर फेल हो जाता है। उस समय ब्लैकआउट की कंडीशन क्रिएट होती है। ऐसे कंडीशन में टरबाइन साइड से क्या क्या एक्शन लिए जाते हैं इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले जितने भी डीसी ड्राइव है एक बार इंश्योर करेंगे कि रनिंग में होना चाहिए, जैसे कि स्टार्ट डीसी ईओपी। एसी पावर फेल होने के कारण एसी लूब ऑयल पंप स्टॉप हो जाता है, जिसकी वजह से बियरिंग में लूब ऑयल का स्टार्वेशन हो जाता है, जिसके कारण बियरिंग का टेम्परेचर हाई होने की वजह से परमानेंट डैमेज हो सकता है। इसलिए बियरिंग के प्रोटेक्शन के लिए जब लूब ऑयल का हेड प्रेशर 1.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है उस समय डीसी ईओपी स्टार्ट होना चाहिए। और अगर डीसी ईओपी ऑटो में स्टार्ट नहीं होता है तो लोकल में स्टार्ट करना जरूरी है। डीसी ईओपी के स्टार्ट होने पर एक बार इंश्योर करना चाहिए कि लूब ऑयल का हेड प्रेशर मोर देन 2.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए और लूब ऑयल के लाइन में कोई लीकेज नहीं होना चाहिए। इसके बाद जब टरबाइन की स्पीड लेस देन 600 आरपीएम आती है तो डीसी जीओपी ऑटो में स्टार्ट होना चाहिए। अगर ऑटो में स्टार्ट नहीं होता है तो लोकल से स्टार्ट करेंगे। और जब टरबाइन की स्पीड लेस देन 50 आरपीएम हो जाती है तो हैंड वायरिंग करते हैं, क्योंकि अगर हैंड वायरिंग नहीं करेंगे तो टरबाइन के रोटर में सैगिंग और हैगिंग की कंडीशन क्रिएट हो जाएगी और टरबाइन डैमेज हो सकता है। सील ऑयल सिस्टम में एयर और S2 साइड का डीसी सील ऑयल पंप ऑटो में स्टार्ट होना चाहिए। यदि ऑटो में स्टार्ट नहीं हुआ तो लोकल से स्टार्ट करना चाहिए और SODP 0.85 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक मेंटेन करना चाहिए। यदि किसी वजह से सील ऑयल सिस्टम कोलैप्स कर गया उस केस में हाइड्रोजन को CO2 के द्वारा पर्ज करना चाहिए, क्योंकि यदि हाइड्रोजन की प्योरिटी लेस देन 85% हुई तो एक्सप्लोजन हो जाएगा। इसलिए हाइड्रोजन का पर्जिंग करना जरूरी है और जनरेटर के अंदर CO2 फिल किया जाता है और उसकी प्योरिटी मोर देन 95% मेंटेन करना चाहिए। इसके बाद एक बार इंश्योर करेंगे कि TDBFP का डीसी ईओपी ऑटो में स्टार्ट होना चाहिए। यदि ऑटो में स्टार्ट नहीं होता है तो लोकल पैनल से स्टार्ट करेंगे और इसका लूब ऑयल प्रेशर 2.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के आसपास होना चाहिए। इसके साथ ही जब इसकी स्पीड कम होती है तो हैंड वायरिंग भी करना पड़ता है। एलपी टरबाइन के रप्चर डिस्क को डैमेज होने से बचाने के लिए कंडेंसर को प्रेशराइज होने से रोका जाता है। ब्लैकआउट के टाइम में CW पंप और वैक्यूम पंप ट्रिप हो जाता है, जिसकी वजह से कंडेंसर के अंदर प्रेजेंट स्टीम का प्रॉपर कंडेंसेशन नहीं हो पाता और कंडेंसर प्रेशराइज होने लगता है। इस केस में रप्चर डिस्क डैमेज होने का चांस रहता है। उसके लिए मेन टरबाइन और TDBFP के ग्लैंड सीलिंग को वैक्यूम किल करने से पहले आइसोलेट किया जाता है ताकि टरबाइन के कॉस्टिंग डायन को अवॉइड किया जा सके। इसके बाद HPLP बाईपास को क्लोज करेंगे। जब ब्लैकआउट होता है तो HPLP बाईपास ओपन हो जाता है और स्टीम कंडेंसर में डंप होने लगता है। इस केस में कंडेंसर प्रेशराइज होने लगता है, इसलिए जितना जल्दी हो सके HPLP बाईपास को क्लोज करना चाहिए। कंडेंसर में जितनी भी लाइन कनेक्टेड होती है, फॉर एग्जांपल HP हीटर इमरजेंसी ड्रेन, LP हीटर नॉर्मल एंड इमरजेंसी ड्रेन, रेडिएटर बेंड टू कंडेंसर, इन सब लाइनों को आइसोलेट करेंगे। वैक्यूम ब्रेकर वाल्व ओपन। जब कंडेंसर वैक्यूम लेस देन 0.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा उस समय वैक्यूम ब्रेकर वाल्व को मैनुअली ओपन करना है, क्योंकि उस समय इंस्ट्रूमेंट एयर अवेलेबल नहीं रहेगा और ऑटो में ओपन नहीं होता है। तो दोस्तों, ब्लैकआउट से रिलेटेड ये पॉइंट्स आपको कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब